हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रोसीजर फॉर डीलिंग एट स्टॉक एक्सचेंज। कि स्टॉक एक्सचेंज में जब हम डील करते हैं तो किस तरह से डील करना है हमने। मान लो आप एक पर्सन हैं और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपनी प्रोसेस को दोहराएंगे या किन किन पर्सन से कॉन्टेक्ट करेंगे, कैसे आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे, कैसे आप सेटलमेंट्स करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसके अंदर सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। सबसे पहला काम क्या होता है कि इन्वेस्टर का वो एक ब्रोकर को सिलेक्ट करता है। और ब्रोकर जो होता है वो क्या करता है, जो भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग्स वो उनको बैंक के पास पहुंचाता है कि किस बैंक से आप अप्रूवल ले सकते हैं सिक्योरिटीज़ को खरीदने की और बेचने की। जब वो उनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर लेते हैं इन्वेस्टर, देन एक ब्रोकर अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। जैसे ही आपका अकाउंट जो है ब्रोकर के पास आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तभी क्लाइंट कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद ही जो आपका क्लाइंट मीन जो इन्वेस्टर है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचने और खरीदने से रिलेटेड काम करता है। Investor can take the help of his broker regarding the type of securities to be purchased and proper time for it। जो आपका इन्वेस्टर्स होता है वो इतना तो बताता है कि उसे किस टाइप की सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, कितनी कॉस्ट की खरीदनी है, वो सारी चीज़ें आपका कौन बताता है, इन्वेस्टर्स बताता है। और आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ आफ्टर द सिक्योरिटीज़, और जैसे ही आपका ब्रोकर उस तरह की सिक्योरिटीज़ को पा लेता है या उस तरह की सिक्योरिटीज़ उसको दिखाई देती हैं, तो वो उन्हें परचेज़ के लिए अपने इन्वेस्टर से कंसेंट लेता है और उसके बाद वो उन्हें ख़रीद लेता है। या नए मान लो उसको सेल करना होता है तो वो उसके लिए भी इसी तरह की प्रोसेस को अडॉप्ट करता है। If a tentative price is told to the brokers, then the brokers will try to make purchase or sale of nearest price offered by the client। क्लाइंट ने जो भी नियरेस्ट प्राइस ऑफर किया है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ब्रोकर होता है वो उस टेंटेटिव प्राइस पर उस सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने के लिए रेडी हो जाता है या कोशिश करता है। If we define the price to told the broker by the client, then it will have to be strict with that price। अगर आपका जो क्लाइंट होता है अगर वो किसी प्राइस को लेकर प्रॉपर स्ट्रिक्ट है, मीन मैंने तो इतने ही रुपए पर बेचनी है, तो उस केस में जो ब्रोकर होता है वो उसकी काफ़ी लिमिट तक मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका ब्रोकर जो है वो एक एंट्री कर देता है रेट एंड नंबर्स ऑफ द बाइंग और द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द कंप्यूटर एंड फॉरवर्ड इट टू द एक्सचेंज। आपके नाम से जितने भी आपने शेयर्स खरीदे हैं या बेचे हैं उनकी एक प्रॉपर जो कंप्यूटर में है एंट्री कर दी जाती है, और दैट रेट एंड द नंबर इज़ फ्लैश्ड एट द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर्स ऑल द ब्रोकर्स। और वो फिर सभी ब्रोकर्स की स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाता है आपका नाम कि आपने इतनी सिक्योरिटीज़ को खरीदा है। इफ़ द रेट मैच विद द रेट ऑफ द अदर क्लाइंट्स ऑफ अनदर ब्रोकर, अगर किसी और क्लाइंट के साथ किसी और ब्रोकर के साथ आपका मैच हो जाता है, देन द ट्रांजेक्शन इज स्ट्रक। तो ट्रांजेक्शन क्या मानी जाती है, स्ट्रक ट्रांजेक्शन मानी जाती है। अदरवाइज द फर्स्ट और द सेकंड क्लाइंट हैज़ टू मॉडिफाई रेट एंड सो दैट द ट्रांजेक्शन कुड टेक प्लेस। And the second method is that the client can see the offers rate at the screen of the computer and his brokers and can buy and sell the securities at that rate। वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि अगर आपका कहीं पर भी किसी भी क्लाइंट के साथ कोई स्ट्रक नहीं होता है प्राइस, तो उस केस में आप फर्स्ट जो है क्लाइंट माने जाते हैं, और अगर आपका प्राइस किसी के साथ स्ट्रक हो जाता है तो उस केस में आप सेकंड ब्रोकर माने जाते हैं। उसके बाद आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं जिसके अंदर इफ़ द ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस देन द ब्रोकर्स विल इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट टू हिज क्लाइंट, मेंशन द डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड एंड नंबर्स एंड प्राइजेस एक्सेट्रा। सेटलमेंट्स कैसे की जाती है, वो कहते हैं सेटलमेंट्स दो तरीके से होती है, एक होती है फिजिकल फॉर्म में और एक होती है आपकी ऑनलाइन फॉर्म में, या जिसको डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ के नाम से जाना जाता है। वो कहता है सेटलमेंट अगर आपको फिजिकल फॉर्म में करनी है तो हम कैसे करते हैं। वो कहता है द इन्वेस्टर ऑफ द क्लाइंट गिवन द सिक्योरिटीज इन अ फिजिकल फॉर्म अलोंग विद द साइन ट्रांसफर डीड्स एंड द ब्रोकर टू सेम डे। उसी दिन आपका ब्रोकर उसको एक साइन की हुई डीड के रूप में, जैसे कि एग्रीमेंट होता है, वो उसको दे देता है। और द सेलिंग ब्रोकर्स हैंड ओवर द ट्रांजेक्शन ट्रांसफर डीड एंड शेयर सर्टिफिकेट टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। और उसके बाद जो आपका ब्रोकर होता है वो क्या करता है, उसे ट्रांसफ़र कर देता है डीड को आपकी स्टॉक एक्सचेंज सेबी के पास, या चाहे एनएससी है चाहे बीएससी है। ऑन द अदर हैंड द बाइंग ब्रोकर हैज़ टू बी डिपॉजिट द मनी विद इन द क्लियरिंग बैंक। जो आपका
ब्रोकर होता है वो उस पैसे को भी डिपॉजिट कर देता है क्लियरिंग हाउस के पास। एंड दिस क्लियरिंग हाउस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक का प्रॉपर पर्सन होता है, और वो प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करता है, और उनके पास आपको अपनी सिक्योरिटीज़ का लेन देन का जो पैसा होता है वो वहाँ रखा जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड ऑन द पे इन द डे स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। और ऐसी ये प्रोसेस एक स्पेसिफाइड डे पर ही होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। After examining and processing the draft checks and security certificate, the clearing house make the payments to the selling broker and deliver the security certificates to the buying brokers on the payout day. क्लियर है कि जब सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, तो उसके बाद ही आपकी क्या की जाती है, एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को इशू कर दिया जाता है और पेमेंट्स वगैरह दे दी जाती हैं। उसके बाद दूसरा मेथड जो होता है आपका सेटलमेंट का, उसमें आता है डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज़। वो कहता है जो द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द सिक्योरिटीज़ विच आर इन द डीमेटलाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। कैसे है? इन द केस ऑफ सेल द इन्वेस्टर इंस्ट्रक्ट हिज डीपी मीन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो सेल करने के केस में इन्वेस्टर इंस्ट्रक्ट करता है अपनी डिपॉजिटरी पिन को डेबिट हिज डीमैट्स अकाउंट्स विद द नंबर्स ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड एंड क्रेडिट the broker's accounts. In case of the purchase, the investor has to issue the check to the broker for payment of such securities. वो कहता है उस केस में जो चेक है वो आपका इशू कर दिया जाता है ब्रोकर को किसी भी सिक्योरिटीज़ के पेमेंट के लिए। उसके बाद सेकंड आता है आपका बिफोर द पे इन द डे द ब्रोकर ऑफ द सेलिंग क्लाइंट्स ट्रांसफर द सिक्योरिटीज टू द क्लीनिंग हाउस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। उससे पहले क्लियरिंग हाउस में भी आपका जो ब्रोकर होता है उसको क्लाइंट्स की सारी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है। ऑन द पे आउट डे द क्लियरिंग हाउस मेक द पेमेंट्स टू द सेलिंग ब्रोकर्स एंड द परचेज ब्रोकर रिसीव क्रेडिट टू द सिक्योरिटीज़ ऑफ द अकाउंट। इस सेम डे आपका जो क्लियरिंग हाउस होता है वो भी सेलिंग ऑफ द ब्रोकर सिक्योरिटीज़ की पेमेंट के लिए रेडी होता है। इसके बाद आपका आता है लास्ट रोलिंग सेटलमेंट। It is the important measures to ensure that the efficiency and integrity of the security market. It has to be change the traditional accounts period settlement which mark an important change in the market designs and age old practice. And in January 1998 SEBI has to introduce the rolling settlement of the voluntary basis। किसी भी तरीके की कोई भी इनक्वेटी है या फिर कोई भी एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी मतलब इशू है, तो उसको फिर आपकी सेबी जो है उसको सॉर्ट आउट करती है, एक रोलिंग सेटलमेंट बनाई जाती है। ड्यू टू द लेस रिस्पॉन्स टू द वॉलेंट्री स्कीम सेबी इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट इन जनवरी 2000 एंड रोलिंग सेटलमेंट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म टी के नाम से की जाती है +5 जिसके अंदर सेटलमेंट होती है T+2 सेटलमेंट। बट जो आज का टाइम है वो T+2 सेटलमेंट का है। एंड टी जो है यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड है। एंड 2 डे इज़ गिवन टू डिलीवरी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कैश, या पहले 5 होती थी तो वो 5 डेज़ फॉर द सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी और कैश के लिए होता था। अब बात आती है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्राइस को स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहले जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। एक फाइनेंशियल कंपनी एक पोजीशन जो है कंपनी की वो बहुत कुछ डिफाइन करती है। अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है तो इट मीन्स जो आपके शेयर्स मार्केट होगी, वो जो सिक्योरिटीज़ होगी मार्केट में, उसके ऑफकोर्सली जो प्राइजेस होंगे या रेट जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। एंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो भी अफेक्टिव इन द मार्केट ऑफ द शेयर्स, वो भी अफेक्ट करता है क्योंकि हायर डिविडेंड जो होता है वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मार्केट रेट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती कंपनीज़ की, और जहाँ पर डिविडेंड जो पे रेट होता है वो बहुत ही लोअर होता है, वहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज़ की राइजिंग जो होती है वो बहुत ही कम हो पाती है, ग्रोथ कम होती है, मीन जो इंक्रीज इन द शेयर्स होता है वो बहुत ही कम हो पाता है। डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन ऑल्सो भी अ फैक्टर अफेक्टिंग द सिक्योरिटी मार्केट। वो कहते हैं डिमांड और सप्लाई भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है, क्योंकि जो डिमांड है जितनी ज़्यादा होगी और सप्लाई उतनी कम होगी, अगर मान लो लोग ज़्यादा मांग रहे हैं और सप्लाई कम होगी तो उससे भी आपके जो मार्केट के रेट होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई मूवी आती है और बहुत अच्छी है, और उस केस में आपकी जो टिकट होती हैं, विंडो टिकट्स होती हैं, वो बहुत ही कॉस्टली हो जाती हैं, ठीक है, और कई बार तो आप मिल भी नहीं पाती और उसको आप ब्लैक से परचेज़ करते हैं। तो सेम केस आपका डिमांड और सप्लाई में है, जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है, वहाँ पर ऑफकोर्सली जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं।
नेक्स्ट थर्ड आता है रोल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं प्राइजेस ऑफ द सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज में, तो कहते हैं वो एक बल्क क्वांटिटी में जो है अगर वो डील करते हैं। अगर मान लो आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में मार्केट में उतारा है तो उसकी वजह से भी सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस रिड्यूस हो जाते हैं। वो कहता है अगर आपकी अगर आप when they purchase a security it reduce the supply of the shares and hence the price increase. On the other hand, the country when the institute start selling and their holding and supply the market increase and as a consequences the price decline in the market. समझ आ गई? वो यही चीज़ कहना चाहता है कि अगर आप अपनी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटीज़ को मार्केट में उतार देता है, उस केस में भी क्या होता है कि लोगों को की डिमांड कम होती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ भी आपकी होती हैं। वो कहते हैं अगर मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं तो उस केस में भी प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, प्राइजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। लेकिन जहाँ पर स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ नहीं होती उनमें चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही स्लाइटली होते हैं और जो चेंजेस होते हैं वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं और उसके साथ साथ प्योर भी होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आपकी एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज के प्राइसेस को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। वो कहता है जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादातर फेवर पॉलिसीज़ को आपकी अडॉप्ट करती है और जितने भी आपके गवर्नमेंट्स वगैरह होती हैं वो सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो डिविडेंड्स वगैरह, टैक्स रेट्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पर भी इफ़ेक्ट डालती हैं। उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट भी आपकी जो शेयर मार्केट है उसको इफ़ेक्ट करता है, उसके प्राइजेस को, क्योंकि जो इंटरेस्ट अगर आप अपने शेयर्स पर आपकी मार्केट में अगर आपने मान लो इंटरेस्ट का देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जो इन्वेस्टर्स आपका पैसा मान लो आपने शेयर इशू किए और इन्वेस्टर्स ने आपके पास पैसा दे दिया, अगर आप उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा मिलता है तो आप ज़्यादा मात्रा में शेयर्स इशू करोगे ताकि ज़्यादा पैसा आ सके और आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकें। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है तो आप कम शेयर्स को मार्केट में निकालते हैं और कम ही वहाँ से पैसा लेने की कोशिश करते हैं। और ट्रेड साइकिल भी बहुत अफेक्टेड करती है, क्योंकि ट्रेड साइकिल जो होती है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रेड साइकिल क्या होती है, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब मार्केट में आपको प्रोडक्शन के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है और आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका ये लगा लो कि बिल्कुल ही स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है और उस केस में आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस केस में भी आपका जो शेयर मार्केट होगी वो अफेक्टेड होगी, वहाँ पर आपके शेयर्स जो होंगे वो पिट जाएंगे या कम रेट में आपको अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा जो है वो बिजनेस में लगा हुआ है, ट्रेड साइकिल में। तो इसी तरीके से बेटा ये सारे पॉइंट्स हैं जो फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं आपकी स्टॉक मार्केट को। नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स। तो ये भी आपका अभी मैं करा दूंगी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में।